फ्रेंड्स, मज़ेदार नावल की मज़ेदार एपिसोड हाजिर है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस नावल की एपिसोड आपको आसानी से मिलती रहे। शुक्रिया। और ये सीन याद आते ही मैं जज्बाती होती चली गई। अपने जिस्म की गर्मी को निकाल कर मैंने खूब अच्छी तरह नहाया और फिर मेहंदी के लिए खुसूसी तौर पर सुलाए हुए कपड़े पहने और हल्का सा मेकअप करके कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने उधर उधर देखा तो हर तरफ चहल पहल नजर आई। मैं मुख्तलिफ लोगों से हेलो हाय करती हुई सीधी लान की तरफ चली गई, जहां फाइक भाई की मंगनी की तैयारियां बड़े जोर और शोर से चल रही थीं। मुझे देखते ही अम्मा बोले, कहाँ रह गई थी? तो फिर उन्होंने एक नज़र मेरे सरापे पर डाली और बोले, कहीं नज़र ना लग जाए, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अम्मा की बात सुनकर लियाकत भाई की सास, जो पास ही बैठी थीं, कहने लगे, मारिया ने प्यारा तो लगना ही है कि ये बिल्कुल आपकी कापी है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, नसीम जी, जवानी में आप भी तो ऐसी ही थीं। उनकी बात सुनकर अम्मा ने कैटवॉक की मॉडल्स जैसा एक पोज बनाया और फिर जरा मिजाहिया अंदाज में आंटी से कहने लगे, अभी भी मैं किसी से कम हूं किया? तो आंटी भी हंसते हुए बोले, नहीं जी, अगर आप पहले तो प्यारी थीं तो अब इससे भी ज्यादा प्यारी हो। और मेरे समेत वहां पर बैठी सारी लेडीज हंस पड़े। इसके बाद मैंने उधर उधर देखते हुए उनसे कहा, अम्मा, वकार अंकल और रुखसार आंटी कहीं नजर नहीं आ रहे? मेरी बात सुनकर अम्मा तरनित कहने लगे, बच्चे, उन्हीं लोगों का तो इंतजार हो रहा है कि वो लोग पहुंचें तो हम लोग फंक्शन शुरू करें। फिर अम्मा ने अपनी कलाई पर बंधी खूबसूरत सी घड़ी की तरफ देखा और कहने लगे, वैसे तो वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं अपने पढ़ने वालों को रुखसार आंटी और वकार अंकल के बारे में बता दूं कि वकार अंकल और रुखसार आंटी न सिर्फ ये कि अब्बा के फर्स्ट कजिन थे, बल्कि वकार अंकल तो अब्बा के लंगोटिया यार भी थे और ये दोनों स्कूल कॉलेज में इकट्ठे ही पढ़ते रहे हैं। वकार अंकल के 2 बच्चे थे और दोनों ही बाहर होते थे। खुद वकार अंकल और आंटी पाकिस्तान में कम और बाहर ज्यादा पाए जाते थे। इस वक्त मेहंदी की सब तैयारी मुकम्मल थी। सामने स्टेज पर कुर्सियां रखी हुई थीं, डेक में ऊंची आवाज में गाने बज रहे थे और छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, जबकि कुछ लेडीज तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई कर रही थीं। उधर कुछ लड़कियां एक अलग टोले में और आंटियां अलग टूलों की शक्ल में बैठी हुई थीं। मेहंदी के फंक्शन के लिए हमने अपने लान को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, एक तरफ मर्द जबकि दूसरी तरफ औरतें बैठी थीं। सारा काम रेडी था, बस इंतजार था तो सिर्फ आंटी और अंकल का। मैंने उधर उधर देखा और फिर मैं भी लड़कियों वाले टोले में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और उनके साथ गुपशप करने लगी। दौरान गुफ्तगू किसी लड़की ने मुझे बताया, सुना है कि नदीम ने डांसर लड़के मंगवाए हैं। इसकी बात सुनकर दूसरी लड़की बोली, तुमने सुना है? और मैंने अपनी आंखों से उन डांसर लड़कों को देखा है। उनकी बात सुनकर मैंने उधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ हैं डांसर लड़के? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो वही लड़की बोली, नदीम का प्रोग्राम तो ये था कि वो उनको मेहंदी के फंक्शन में डांस करवाए, लेकिन सुना है कि तुम्हारे अब्बा ने उनको घर में लाने की इजाजत ना दी है। लेकिन नदीम के मिन्नत तरलूं और खास कर आंटी अम्मा की सिफारिश के बाद अंकल ने उनको बड़ी मुश्किल से घर की पिछली तरफ प्रोग्राम करने की इजाजत दी है। और नदीम ने जल्दी जल्दी पिछली गिल्ली में टेंट लगवा कर उनके डांस का बंदोबस्त किया है। तो इस पर एक बोली, देखने में कैसे हैं ये डांसर लड़के? तो वो कहने लगी, देखने में तो यार बिल्कुल लड़की लगते हैं। फिर अपनी एक आंख बंद करके बोली, वैसे बहुत खूबसूरत हैं। फिर कहने लगी, इसीलिए घर के बेशतर मर्द वहां पहुंचे हुए हैं। और मैं ये सुनकर काफी हैरान हुई कि इस मारिया के घर के बारे में इस लड़की को किस कदर इन्फॉर्मेशन है। और सोचने लगी कि मैं इस वक्त अकेली मजे कर रही थी जब ये सारा माजरा हो रहा था। डांसर और क्यूट लड़कों की बात सुनकर मुझे भी तजस्सुस हुआ और मैं वहां से उठकर छत पर चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डायरेक्ट गिल्ली में गई तो सबसे पहले अब्बा ने मुझे बुरी तरह झाना था। हाँ, अगर अब्बा से बच गई तो मुझे गिल्ली में देखकर नदीम ने बड़े प्यार से मुझे अंदर भेज देना था। हाँ, अगर उनके साथ लियाकत भाई हुए तो फिर मेरी खैर नहीं थी। इसी सोचकर मैं घर की छत पर चढ़ गई और नीचे गिल्ली में झांकने लगी, लेकिन वहां तंबू कनातों की वजह से मुझे ठीक से नजर ना आ रहा था। मैंने काफी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। तो मैं नीचे उतर आई और फिर मुझे एक आइडिया सूझा और मैं नदीम के डेरे की तरफ चली गई और एक कोने वाली जगह जहां पर काफी अंधेरा था जाकर खड़ी हो गई और देखा तो मारिया के घर की 4 दीवारी मेरे कद से काफी ऊंची थी। मैंने पंजों पर उठा उठाकर भी देखा लेकिन बेसूद। फिर मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैं भागी भागी नदीम के कमरे में गई, वहां से एक स्टूल उठाकर ले आई
और फिर इस पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। नदीम ने चारों तरफ कनाते लगाकर गिल्ली की छोटी सी जगह को घेर रखा था, और इस थोड़ी सी जगह पर नदीम के दोस्तों के अलावा काफी सारे लोग कुर्सियों पर बैठे थे, और स्टेज पर नदीम, इसका दोस्त मजीद और उसके साथ 2-3 और लोग भी स्टेज पर खड़े थे और उन डांस करने वाले लड़कों पर नोट फेंक रहे थे, जबकि 2-3 जवान डांसर लड़के जिन्होंने लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए थे और सलीके से मेकअप भी किया हुआ था, ऊंची आवाज में लगे इंडियन गानों पर डांस कर रहे थे। और उनके आसपास नदीम और उसके दोस्त हाथों में नोट पकड़े एक दूसरे के सर पर रखते हुए नोट वार रहे थे। और एक मोटा सा जनाना सा मर्द, जिसने अपने मुंह में पान रखा हुआ था और पान की पैक इसकी बाचोहे से बह रही थी, बड़ी तेजी से वो नोट उठा उठाकर एक थैले में डाल रहा था। एक अजीब सा हंगामा बरपा था। फिर मैंने देखा कि अदनान ने नदीम के कान में कोई बात की तो नदीम ने अपने सर को जोर से नफी में हिला दिया। इसके बाद अदनान भाई ने एक बार फिर नदीम के कान में कोई बात की और इस दफा नदीम ने हाँ में इसका जवाब दिया। फिर मजीद नदीम से अलग हुआ और उन डांसरों के ग्रुप को इशारे से अपने पास बुलाया, और जब वो भाई के पास आया तो अदनान भाई ने इसके कान में कोई बात की। इसकी बात सुनकर गुरु ने सर हिलाया और जो खूबसूरत सा डांसर लड़का जो अदनान के साथ बार बार लग रहा था, इसे कुछ इशारा किया तो वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक साइड पर हो गया। फिर मैंने अदनान भाई की तरफ देखा तो इसने अब पैसे फेंकने बंद कर दिए थे और वो भी खसकुत्ता हुआ पीछे की तरफ हिट रहा था। इसके साथ ही मैं सारी बात समझ गई। चुनांचे में हाथ में स्टूल लिए दौड़ती दौड़ती नदीम के कमरे की तरफ आई और उनके आने से पहले ही मैं नदीम के कमरे में दाखिल हुई और जल्दी से अंदर जाकर उनकी खिड़की के दोनों पिट खोल दिए और खिड़की पर लगे पर्दे भी एक तरफ हटा दिए। खिड़की पर जाली लगी हुई थी और मुझे यकीन था कि मजीद भाई जरूर बत्ती जलाकर इस लड़के के साथ अपना काम करेगा, इसलिए मैंने बाकी के मामलात को यूं का त्यों रखा और फिर जिस फुर्ती से मैं कमरे में दाखिल हुई थी इसी फुर्ती से वापस चली गई और वो स्टूल उठाकर नदीम के कमरे की खिड़की के बाहर वाली तरफ चली गई। नदीम के कमरे की ये खिड़की दूसरी तरफ एक अंधेरी साइड पर खुलती थी और इस वक्त वहां पर घुप अंधेरा था। चुनांचे मैंने खिड़की के नीचे कोने में अपने स्टूल को रखा और फिर इस पर पहुंचकर इंतजार करने लगी। इस वक्त मेरे दिल की हालत बड़ी अजीब हो रही थी और वो बड़े जोर और शोर से धड़क रहा था और उसके साथ साथ मेरे जिस्म के सारे मसामों से पसीना पानी की तरह बह रहा था और मैं ये सोच सोच कर बड़ी जज्बाती हो रही थी। जज्बात की शिद्दत से मेरा चेहरा तमतमा रहा था और मैं बड़ी बेचैनी से बार बार सर उठा उठाकर खिड़की की तरफ देख रही थी कि कब ये रोशन हो और कब मैं स्टूल पर चढ़ के अंदर का नज़ारा देख सकूं। कोई 5-6 मिनट के वक्फे के बाद अचानक नदीम के कमरे की बत्ती जली और मेरा दिल धक रह गया। फिर मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कांपती टांगों के साथ मैंने स्टूल पर एक पाँव रखा। फिर उधर उधर देखा तो वहां घुप अंधेरे के सिवा कुछ न था। अजीब बात यही कि नदीम के कमरे की दूसरी तरफ सारा घर सजा हुआ था और इसी घर की पिछली साइड पर घुप अंधेरे का राज था। ये देखकर मैंने अपना दूसरा पाँव भी स्टूल पर रखा और पंजों के बिल स्टूल पर बैठ गई और अंदर की सुंगिन लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ सुनाई न दे रहा था। लेकिन तजस्सुस के मारे मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था, इसलिए मैं पंजों के बिल स्टूल पर बैठी थी और फिर बड़े ही चुकने अंदाज में इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्टूल पर खड़ा होना शुरू हो गई और फिर कुछ ही देर के बाद मैं खिड़की के इंतहाई कोने में स्टूल पर खड़ी थी और उसके बाद मैंने बड़ी एहतियात से अपना सर थोड़ा सा आगे किया और अंदर का मंजर देखने लगी और मैंने देखा कि भाई मजीद कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रहा था और उसकी नजरें दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। इसे किसी तौर भी करार ना आ रहा था। कभी तो वो पलंग पर बैठ जाता और कभी खड़ा हो जाता और दरवाजे की तरफ देखते हुए टहलने लगता था। इसका सारा ध्यान और फोकस दरवाजे की तरफ था। कोई 2-3 मिनट के बाद, जो कि भाई अदनान और मेरे लिए शायद 2 साल के बराबर होंगे, के बाद वो खूबसूरत सा लड़का कमरे में दाखिल हुआ। इसे अंदर दाखिल होते देखकर भाई मजीद आगे बढ़ा और इसे अपने गिले से लगा लिया। इसका ध्यान कमरे की तरफ गया तो वो जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। जैसे ही भाई मजीद वापस मुड़ा, वो डांसर लड़का बोला, चलो तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ। 1 मिनट से पहले ही वो लड़का वॉशरूम से बाहर आ गया। वॉशरूम में इसने अपने मुंह पर लगे मेकअप को साफ किया था, जिससे इसका साफ और शफाफ चेहरा सामने आ गया था। मेकअप उतरने के बाद मैंने देखा कि वो जनाना खदोखाल का 18-19 साल का एक बहुत ही प्यारा सा लड़का था
जिसकी चाल ढाल और बातचीत में जनानापन बड़ा नुमाया नजर आता था। जैसे ही भाई इससे अपना काम करके फरी हुआ, मैं बड़ी एहतियात से स्टूल से नीचे उतरी और स्टूल को पकड़कर वहां से चल दी, क्योंकि स्टूल को उनके कमरे में कहीं आगे रखने में बड़ा खतरा था। इसलिए मैं स्टूल को लिए हुए वापस अपने बरामदे की तरफ आ गई और फिर एक मुनासिब सी जगह देखकर मैंने इस स्टूल को वहां रखा और आगे चल दी। इस वक्त जज्बात से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। मेरे सारे जिस्म में, मेरे अंदर तक एक आग सी लगी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मैं अपनी इस आग को कहाँ ले जाऊं? कौन है जो इसकी आग को ठंडा करेगा? कि मामला अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और सोचते सोचते मुझे अदनान की याद आ गई और फिर मैंने तहैया कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, आज रात में अदनान के पास जाऊंगी। इस सोच ने मुझे कुछ संभाला दिया और मैं इस दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ गई। और उसके साथ ही उधर उधर देखते हुए मैं बड़े मोहतात अंदाज में बरामदे से होती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में जाकर मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपना जायजा लेने लगी और मैंने देखा कि गर्मी और मज़े की वजह से मेरा चेहरा लाल हो रहा था और जिसकी वजह से मेरा मेकअप खासा खराब हो चुका था। मेरे जिस्म से पसीने की बो आ रही थी और इसी तरह मेरे कपड़ों की हालत भी ठीक नहीं थी। चुनांचे मैंने एक नज़र खुद को देखा और फिर अलमारी में लटका मेहंदी का दूसरा सूट निकाला और बाथरूम में घुस गई और जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आ गई और फिर हल्का सा मेकअप किया और बहुत सा परफ्यूम लगाकर बाहर निकल आई। ज्यादा मिकदार में परफ्यूम लगाने की ये वजह थी कि मुझे अपने अंदर से बो आ रही थी और मैं डर गई थी कि मेरी इस बो को कोई और ना जान ले। तैयार होकर जैसे ही मैं लाने पहुंची तो दूर से अम्मा ने मुझे देख लिया और वो तीर की तरह चलती हुई मेरे पास आकर मुझे डांटते हुए बोले, ये तुम बार बार कहाँ गुम हो जाती हो? फिर प्यार से कहने लगे, देखो चंदा, हमारी सारी बरादरी इकट्ठी हुई है और यूं अचानक तुम्हारा गायब हो जाना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। फिर उन्होंने मेरी तरफ घोर कर देखा और बोले, वैसे बाई दी, वे तुम अब तक थी कहाँ? तो मैंने उनसे कहा, जाना कहाँ है अम्मा, पहले तो। फिर एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उन लड़कियों के साथ बैठी थी और अम्मा हराम है जो उन लड़कियों ने सिवाय एक दूसरे की ग़ीबत के कपड़ों के किसने कैसा ड्रेस पहना है कोई और बात की हो। इसके बाद फिर मैं बूढ़ होकर थोड़ा उधर उधर झूमी और फिर कमरे में जाकर नहाई और नया ड्रेस पहनकर आपके सामने हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा ने एक ठंडी सांस भरी और बोले, पता नहीं क्यों तो बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ क्यों है? फिर मुझे आंखें निकालते हुए कहने लगे, खबरदार, जो अब तो कहीं उधर उधर हुई, जाकर अपने मेहमानों को अटेंड कर। और उससे पहले कि वो कोई और बात करती, अचानक उनके चेहरे पर शिगुफ्तगी जाहिर हुई और वो मेरा हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ी। मैंने भी अम्मा की तरह सामने देखा तो वकार अंकल और रुखसार आंटी लाम में दाखिल हो रहे थे। उनके साथ अब्बा थे और पीछे उनका मुलाजिम हाथ में बहुत से गिफ्ट पकड़े आ रहा था। इतनी देर में अम्मा और मैं उनके पास पहुंच चुके थे। जाते ही अम्मा ने अंकल को सलाम किया और आंटी के साथ गिले लगते हुए बोले, आप लोग लेट क्यों हुए? तो आंटी से पहले ही अंकल बोल पड़े और कहा कि भाभी, मैं तो सुबह से ही तैयार होकर बैठा था, लेकिन जैसा कि आपको पता है बेगम साहिबा की तैयारी खत्म होने में ही ना आ रही थी। मैंने अदनान के साथ काफी वक्त गुजारा और खूब मजे किए। अब मुझे काफी देर हो गई थी। अगले दिन बारात के लिए मुझे तैयारी भी करनी थी। जब मैं वापस आई तो अम्मा से खूब डांट पड़ी कि तुम कहाँ गायब हो जाती हो। खैर उज़्मा बाजी ने मेरी जान छुड़वाई और मैं अपनी तैयारी करने लगी। अगले दिन बारात की तैयारी थी। इकलौती बहन होने की वजह से दूल्हे की कार में फाइक भाई के साथ में और अब्बा बैठे थे, जबकि अम्मा लेडीज कोस्टर में बैठी थी। हम वहां से तकरीबन 11-12 बजे के करीब चले थे और रास्ते में एक दो जगह रुकने के बाद शाम को बहावलपुर पहुंच गए थे। सबसे आगे सना की गाड़ी थी और पीछे दोनों कोस्टर, एक में लेडीज सवार थीं जबकि दूसरी जेंट्स से भरी हुई थी और उन कोस्टरों के पीछे मुख्तलिफ दोस्त अहबाब की कारें थीं। जैसे ही सना की गाड़ी रुकी, फाइक भाई की सास, ससुर और दीगर लोगों ने बड़ी गर्म जोशी के साथ सना का इस्तकबाल किया और फिर रस्मी जुमलों और हंसी मजाक के बाद हम लोग माजिद अंकल की कोठी में चले गए। ये एक पुरानी तर्ज की बड़ी सी 2 मंजिला कोठी थी और इसमें ऊपर नीचे कोई 20-25 कमरे थे, जबकि सर्वेंट क्वार्टर और गेस्ट बेड इसके अलावा थे। माजिद अंकल के गेस्ट बेड पर फाइक भाई और उनके दोस्तों ने कब्जा कर लिया, जबकि सर्वेंट क्वार्टर में उनके मुलाजमों के साथ साथ 1-2 कमरे अदनान वगैरह के लिए मुख्तस किए गए थे। माजिद एक गट्ठे हुए, मजबूत जिस्म और खूबसूरत बॉडी के आर्मी ऑफिसर थे और उनके बारे में बता दूं कि ये अम्मा के फर्स्ट कजिन के सबसे बड़े लड़के थे और आजकल कराची में पोस्ट थे। उनकी शादी बहावलपुर के किसी नवाब की पड़पोती से हुई थी।
उनकी नवाबी तो अरसा हुआ ख़त्म हो गई थी, जबकि इन खातून की नवाबी ख़त्म होने में ही ना आ रही थी। माजिद अंकल की बीवी थी तो बहुत क्यूट, पर वो बड़ी ही मगरूर और तनक मिजाज थी। खामखा ही लिए दिए रखती थी। हम लोग इसे नकचड़ी आंटी कहते थे। इसमें अभी तक नवाबजादियों वाला नखरा पाया जाता था, और ये कोठी अंकल को ससुराल की तरफ से जहेज में मिली थी। आंटी जिस कदर नकचड़ी और तनक मिजाज थीं, माजिद अंकल इसी कदर अच्छे और फ्रेंडली बंदे थे, और अम्मा के साथ तो उनकी बहुत ज्यादा बुनती थी कि किसी जमाने में ये लोग गांव में इकट्ठे रहते थे। अम्मा की वजह से ही अंकल ने सना के लिए न सिर्फ ये कि सारी कोठी खाली कर दी थी और खुद अपने ससुराल में रह रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सना के लिए खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ था। चुनांचे रस्मी उलक सलैक और गुपशिप के बाद माजिद अब्बा के पास आए और बोले, मियाँ जी पहले चाय पियोगे, आ खाना लगवा दूं? तो अब्बा ने हस्म आदत सारा मलबा अम्मा पर डालते हुए कहा, यार नीलो से पूछ लो, जैसे वो कहती है कर लो। तो माजिद अंकल बोले, कुछ आप भी बता दिया करो मियाँ साहिब। तो अब्बा हंस कर बोले, समझा करना यार। और फिर वकार अंकल के साथ एक जानिब बढ़ गए। अब अंकल ने मेरी तरफ देखा और बोले, सना अपनी अम्मा को तो बिला कर लाओ। ओ मैंने उनकी बात सुनी और अंदर चली गई, और थोड़ी सी कोशिश के बाद अम्मा को ढूंढ लिया। अम्मा उज़्मा बाजी का फायक भाई की सास के साथ तारुफ करवा रही थी, और अभी मजीद बातचीत से पहले ही मैं अम्मा के पास पहुंच गई और उनको बताया कि अम्मा आपको माजिद अंकल बुला रहे हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा ने उज़्मा से माजरत की और मेरे साथ चल पड़े। रास्ते में मुझसे पूछा, क्या कह रहा था तेरा अंकल? तो मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अम्मा बोले, मजाल है जो ये शख्स खुद पर भी कभी कोई बात ले। इतने में हम लोग माजिद के पास पहुंच गए थे। वो सामने सोफे पर बैठे किसी के साथ गप्पे लगा रहे थे। अम्मा को देखते ही तीर की तरह उनके पास आए और बोले कि ख्याल ए बाजी खाना लगा दूं, चाय शाई चलेगी? तो अम्मा कहने लगे, ये बात मियाँ साहिब से पूछो ना। अम्मा की बात सुनकर माजिद अंकल हंस पड़े और कहने लगे, जी मैंने उनसे पूछा था, और हस्म रवायत उन्होंने गेंद आपकी कोट में फेंक दी है और उन्होंने आपसे मिलने को कहा है। इस पर अम्मा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा और बोले, वैसे खाने का टाइम तो हो ही रहा है, चलो ऐसा करो तुम खाना लगवा दो। मैं वहां से निकली और मैनहाल की तरफ चल पड़ी कि जहां सारी बारात वाली ख्वातीन बैठी ढोलकी पर शादी के गीत गा रही थीं। देखा तो वहां थोड़ी सी ख्वातीन ढोलकी बजा रही थीं, जबकि उनके आसपास टरुक टाइप लड़के खड़े उनको ताड़ रहे थे। जैसे ही मैं हाल में पहुंची, एक बहुत ही गुड लुकनग किस्म का लड़का अचानक मेरे सामने खड़ा हो गया और बड़े अदब से सलाम करके बोला,